हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन। संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन से आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, यानी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन बनेगा या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आप 10 से 20 सेकेंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपको समझना ये है कि संयोजकता होता क्या है। तो संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो संयोजकता शब्द है इसका प्रयोग सन 1852 ईस्वी में, सबसे पहले सन 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड ने किया था। जो आपका संयोजकता होती है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी, जो वैलेंसी शब्द है यह ग्रीक वर्ड वैलेंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? वैलेंटिया से लिया गया है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो आपका संयोजकता शब्द है 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया और संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। जो वैलेंसी है यह ग्रीक वर्ड वैलेंटिया से लिया गया है। तो संयोजकता का डिफिनीशन ये होता है कि किसी तत्व के रासायनिक संयोग करने की क्षमता या जो उसकी संयोजन क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं संयोजकता। किसी तत्व के रासायनिक संयोग करने की जो भी उसके अंदर क्षमता होती है या यह कह सकते हैं जो उसकी संयोजन क्षमता होती है उसको हम कहते हैं संयोजकता। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूँ, जैसे सोडियम मैंने ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, उसके बाद से सोडियम, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम ले लिया और कैल्शियम ले लिया। ओके, तो आपको वैलेंसी रखने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हीलियम की वैलेंसी 2 होती है, रखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको केवल परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए किसी भी तत्व का, तो आप आसानी से वैलेंसी बता सकते हैं। तो जैसे मैंने ये 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे आपका सोडियम होता है तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 11 होता है, लेकिन यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 281 होता है। तो अगर पूछा जाए कि सोडियम की संयोजकता कितनी है तो सोडियम की यहाँ पर संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि इसके बाहरी कोश में एक्स्ट्रा यानी आवश्यकता से अधिक 1 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इन्होंने अष्टक पूरा कर लिया है। 2 और 8 अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ तक इन्होंने अपना अष्टक पूरा कर लिया है। तो इनके बाहरी कोश में 1 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ओके, उसी तरह से मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो संयोजकता इसकी 1 हो जाएगी। और जैसे आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 2 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इन्होंने 2 और 8 इतने में ही अपनी अष्टक नियम को पूरा कर लिया। तो इसके बाहरी कोश में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर्याप्त है? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में पर्याप्त है, तो मैग्नीशियम की जो संयोजकता हो जाएगी 2। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कैल्शियम का। जो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। कैल्शियम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 8, 2, 8, 2, 10, 18, 2, 20, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी? इसकी भी 2 हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ तक इन्होंने अपनी संयोजकता को पूरा कर लिया है। अब आगे देखते हैं, ये तो इनके पास मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया जिनके बाहरी कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, यानी अपनी अष्टक पूरा करने के बावजूद ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते थे। तो आगे समझिएगा, जैसे अगर मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ले लिया मैंने, तो ऑक्सीजन ले लिया मैंने, नाइट्रोजन ले लिया मैंने और कार्बन ले लिया। अगर मैं ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 6 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 6 होता है। तो समझिएगा ध्यान से, इसका अष्टक पूरा है, इसका अष्टक नहीं पूरा है। अष्टक पूरा होने का सेंस ये है कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसका अष्टक तो पूरा नहीं है, तो क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और दे दे तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे, यानी यह अपने अष्टक को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से इसकी भी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ओके, अब मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है आपका 7, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 5 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी भी, यह भी अपने अष्टक को पूरा नहीं किया है, यानी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा किया है। तो इसको अपनी अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन को कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो उसकी वैलेंसी बाहरी कोश वाला लेंगे। यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, जैसे इसके बाहरी कोश में केवल 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको अष्टक पूरा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। तो ये भी अपना अष्टक पूरा नहीं किया है। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से यह उधार लेगा तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी, 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया, जैसे मैंने सोडियम का आपको एग्जांपल बताया कि परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक इन्होंने अपना अष्टक पूरा कर लिया है। इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन पर्याप्त था, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन पर्याप्त था, तो इसकी संयोजकता 1 मैं बताया। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इनको ही कमी पड़ी है, इसलिए इनको और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इनको भी ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी है अष्टक पूरा करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जो इनकी आवश्यकता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो इनकी संयोजकता 2, 3 और 4 हो जाएगी। और जो ऑलरेडी अष्टक पूरा कर चुके हैं उसके बावजूद भी उनके बाहरी शोल में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो उनकी संयोजकता वही बाहरी कोश वाला लेंगे। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है, मान लीजिए कोई ऐसा तत्व मैं लेता हूं कि जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उससे ज्यादा नहीं हो। जैसे मान लीजिए 288 मैंने ले लिया, तो आपका नियान होता है। ओके, तो नियान की जो परमाणु क्रमांक होता है 10 होता है। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका 28 होगा। यह अपना अष्टक भी पूरा कर लिया है और बाहरी कोश में पर्याप्त मात्रा में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस कंडीशन में इसकी जो संयोजकता होगी वो आपका 0 होगा। ओके, यदि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा कर लेता है और उसके बाहरी कोश में 1 भी पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन की ना तो जरूरत है, ना वह किसी को 1 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको नियान का एग्जांपल बताया कि परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इसका
इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 और 8 होता है। तो ए ऑलरेडी अपनी अष्टक को पूरा कर लिया है, यानी इसको ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत, जो संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत था, इसको सन 1916 ईस्वी में कोसल व लुईस संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत सन 1916 ईस्वी में कोसल व लुईस दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादन किया। जो संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बेस्ड था। जो संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बेस्ड था, यानी जो संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत दिया गया कोसल और लुईस द्वारा, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड था। इसको संयोजकता के आधुनिक सिद्धांत को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम भी कह सकते हैं। तो इनके अनुसार संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही संयोजकता होती है। यह आधुनिक सिद्धांत है। ओके, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है, ऐसा कोसल व लुईस ने सन 1916 ईस्वी में बताया। ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब जो दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है अपनी अष्टक नियम को पूरा करने के लिए, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया, अष्टक क्या होता है कि बाहरी कोश में उनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपनी अष्टक नियम को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है वह 3 विधियों से। पहला होता है वैद्युत संयोजी बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, तीसरा होता है आपका उप सहसंयोजी बंध। तो एक चीज आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई तत्व है आपका, वह किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। मान लीजिए तत्व ए है और दूसरा तत्व आपका बी है। अगर ए तत्व बी को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, मान लीजिए ए तत्व है बी को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, जो देगा वह पॉजिटिव चार्ज में आएगा और जो लेगा वह निगेटिव चार्ज में। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए 2 है, एक राम है और दूसरा श्याम है। राम के पास ज्यादा धन है, तो यह मान लीजिए 1 रुपया इसको दे दिया श्याम को, तो क्या होगा, श्याम ऋणी हो जाएगा और राम क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। तो वही यहाँ पर भी फॉलो होता है। यदि ए ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया बी को, तो बी क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का, और जो ए हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का, धनी हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं वैद्युत संयोजकता। जो वैद्युत संयोजकता होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है। वैद्युत संयोजी जो बंध बनता है वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत संयोजी बंध होता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मी द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो जो वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं वैद्युत संयोजकता में, वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, या यह कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। किस कंडीशन में, यदि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक से ज्यादा है तो वह इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और यदि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो वह इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो दोनों कंडीशन बनते हैं, कोई भी तत्व अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और यदि अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो किसी को दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया वैद्युत संयोजकता क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है, और जो देता है वो पॉजिटिव में आता है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जो लेता है वह निगेटिव चार्ज में आता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, जैसे NaCl होता है, तो Na के सोडियम के
बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्या करता है, सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अष्टक पूरा करने के बावजूद भी इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ तक इन्होंने अष्टक पूरा कर लिया, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन क्लोरीन के पास देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी इसको क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पर्याप्त है और इसके पास एक की कमी है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है। तो यह भी अपना अष्टक पूरा कर लेता है और यह भी अपना अष्टक पूरा कर ले लेता है और NaCl बना लेता है। तो NaCl बनने में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रही है? एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें जो वैद्युत संयोजकता होगी आपका 1 हो जाएगा। ओके, ये तो फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसा कि शो भी किया गया है कि मैग्नीशियम के बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6, यानी ऑक्सीजन को अपनी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या करता है, सॉरी, ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को। तो क्या होता है, जब मैग्नीशियम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है तो मैग्नीशियम का भी अष्टक पूरा ऑलरेडी रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, दे देता है, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन के भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरीके से MgO बना लेता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें जो वैद्युत संयोजकता होगा 2 इलेक्ट्रॉनों का होगा। ओके, तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, संयोजकता और किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना और संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत और वैद्युत संयोजकता, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम एक चैप्टर संयोजकता तथा रासायनिक आबंधन को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग या यह कह सकते हैं इस क्लास के रिगार्डिंग अगर किसी भी टॉपिक या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसको मैं कल की क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और यदि आप 100 क्वेश्चन की सीरीज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर 2019 का फुल पेपर सॉल्यूशन करवाया गया है, तो उसको आप दीजिए और पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने आप को जांचिए कि हमने आज तक कितना पढ़ा और 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वहां से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चन में सही कर पा रहे हैं। और अगर आप उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम है। तो जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो उसको आप उठाइए और दोबारा पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।